सारनाथला पोहोचत आहोत. कमीत कमी 2 ते 3 मिनिटात आपण तिकडे पोहोचणार आहोत. सारनाथ इथून 2 किलोमीटर आहे. आम्ही लोकांनी पहिला डिसाईड केलेलं की वाराणसी नंतर आम्ही सारनाथ करणार, पण आम्ही बघितलं जेव्हा आम्ही पोहोचत होतो वाराणसीला त्याच्यापेक्षा 15 ते 20 मिनिटात आम्ही सारनाथला पोहोचू शकतो एका वेगळ्या रस्त्याने. तर आम्ही पहिला डिसाईड केलं की आपण सारनाथचं दर्शन करूया. इसका नाम है धमेक स्तूपा. इसका निर्माण 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने किया था कलिंग युद्ध के बाद, और ये उसी स्थान पे बनाया गया है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया. वहाँ पे आपने मॉडल देखा, वो ओरिजिनल प्लेस है. उस घटना के 200 साल बाद जब सम्राट अशोक का काल आया, उन्होंने उसी स्थान पर इस स्तूपा का निर्माण किया इस प्लेस को मेमोराइज करने के लिए और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए. तो आप जानते हैं अशोक सम्राट जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, उस समय 3री शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक भारत एक अखंड भारत हुआ करता था और पूरे अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का एक छत्र आधिपत्य था. अखंड भारत से मतलब है अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेकर के नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ईरान से लेकर के तिब्बत तक का एरिया पूरा अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और इस पर एक छत्र राज्य मौर्य का था. लेकिन सिर्फ कलिंग ही एक ऐसा राज्य था जिसको वो लोग जीत नहीं पाए थे. उसको जीतने के लिए सबसे पहले मतलब कि कलिंग जो कि उड़ीसा का एक समुद्र तटीय क्षेत्र था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था. उस ज़माने में वहाँ से मसालों का, कपड़ों का और हाथी दांत के व्यापार अन्य देशों से हुआ करते थे, तो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी थी. उसको अपने राज्य में मिलाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए सबसे पहले अशोक के दादा मतलब ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर आक्रमण किया. फिर उसके फादर बिंदुसार ने आक्रमण किया, लेकिन कोई भी उसको जीत नहीं पाया क्योंकि वहाँ का राजा अनंत पद्मनाभन बहुत ही पावरफुल था. अशोक उस समय काफ़ी छोटा था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि जो काम मेरे पूर्वजों ने नहीं किया है, एक दिन बड़ा होकर मैं उसे जरूर पूरा करूँगा. और जैसे ही वो राजा बनता है, उसके 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर पूरी प्लानिंग और पूरी ताकत के साथ हमला करता है. और वो समय था 261 BC. 261 ईसा पूर्व में कलिंग का भीषण युद्ध होता है जिसमें लाखों लोगों की जान जाती है और तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं. बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाती है. इतना रक्तपात होता है कि उस रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय पिघल जाता है. पश्चातापवश वह निर्णय लेता है कि मैं भविष्य में अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए उसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया. बौद्ध धर्म धारण करने के बाद उसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए. तो उसी समय बोधि वृक्ष की एक शाखा बोध गया से श्रीलंका में उन्हीं दोनों के द्वारा प्लांट किया गया. और अशोक ने इस तरीके के 84,000 स्तूपों का निर्माण पूरे अखंड भारत में करवाया था. ये उनमें से एक है. 84,000? जी. मुझे तो इतने दिखते भी नहीं. 84,000 में से कुछ अभी रह भी नहीं बनाए गए स्तूपे. कुछ ईरान में पाए गए, इराक में पाए गए, अफगानिस्तान में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में. लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब नष्ट होते चले गए. आज की डेट में इंडिया में बनाए गए 4 स्तूपे अभी भी मौजूद है उसके द्वारा. पहला है उड़ीसा में धवलागिरी नाम की जगह है जहाँ पे उसने शांति स्तूपा बनाया. दूसरा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तीसरा राजगीर बिहार के अंदर एक स्तूपा है, और चौथा ये धमेक स्तूपा जो सभी स्तूपों में सबसे बड़ा है. इसकी हाइट 140 फीट है और इसका डायमीटर 93 फीट है. ये पूरी तरीके से गोलाकार और एक सॉलिड स्ट्रक्चर है. इसके अंदर प्रवेश करने का कोई दरवाजा Om Mani Padme Hum.
देखेंगे अनागारिक धर्मपाल जी का स्टैचू है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया अच्छा 1931 में। और ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में सबसे डोनेशन लेकर के 70,000 रुपए में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। आज की डेट में 70,000 में एक कमरा भी ढंग से तैयार नहीं होता है। इन्होंने ही 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो काफी बड़ी संस्था है। ऑल ओवर इंडिया में जितने बुद्धिस्ट प्लेसेस सब इसके अंडर में आते हैं। इसको धमेक स्तूपा के नाम से जाना जाता है। ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है सर। ये पुराना रास्ता था जहाँ से लोग जाया करते थे इसको देखने के लिए, तब कोई टिकट नहीं लगता था। अभी क्या है, एसआई ने इसको क्लोज कर दिया, इसकी एंट्री अपोजिट साइड में कर दी है, जहाँ पे जाने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर बेसमेंट तक ड्रिलिंग करवाई थी, लेकिन सिर्फ कंक्रीट बाहर निकल के आई तो उन्होंने सर्टिफाइड किया कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। और ये पता चला कि इस स्तूपा के अंदर भी एक स्तूपा है, जो ओरिजिनल स्तूपा अशोका ने बनवाया था। बाद में 6वीं 7वीं शताब्दी में कुषाण वंश के राजाओं ने इसके ऊपर ईंटों का एक और लेयर चढ़ाया। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये सब गुप्ता पीरियड के समय के हैं। अच्छा हाँ, इसको बनाने के लिए पहले 20 तक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। उस ज़माने में लखौड़ी ईंटें हुआ करती थी जो शेपलेस होती थी, उनका कोई आकार नहीं होता था। और इसको बनाने के लिए चूना, सुर्खी, चावल का माड़, उड़द की दाल का पानी, गीला गुड़ जिसको खंड बोला जाता है, बेल का रस, दूध और कई सारे नेचुरल चीज़ों का उपयोग किया गया। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी आप देखिए इतना पुरानी इमारत हाँ। आज भी यहाँ पे खड़ी है। तो बुद्धिस्ट लोग आते हैं, इसके रेलिंग के साइड से इसकी परिक्रमा करते हैं और तिब्बती मंत्र होता है ओम मानी पद्मे ओम, ओम मानी पद्मे ओम, ओम मानी पद्मे ओम। इस तिब्बती मंत्र का जाप करते हैं और कैंडल ऑफर करते हैं। नीचे ब्राउन कलर का स्टैंड देखेंगे, कैंडल स्टैंड है। और एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसको खाता बोला जाता है, जिसपे तिब्बती मंत्र, तिब्बती सिम्बल्स होते हैं। रॉ सिल्क से यहीं बुनकर लोग उसको बनाते हैं, वो इनको ऑफर किया जाता है। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, चुनरी और चादर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हर बुद्धिस्ट कंट्रीज से लोग आते हैं, इसका परिक्रमा करते हैं, घंटों यहाँ पे चैंटिंग और मेडिटेशन में व्यस्त रहते हैं। सुंदर, काय सुंदर है बघ ना, मला तर सर सामने वो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, सामने पीपल ये वाला। हाँ, बुद्ध गया में जिस पीपल के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये उसकी 3rd ब्रांच है सर। ओरिजिनल है बोध गया में। कलिंग युद्ध के बाद उसकी एक शाखा अशोक सम्राट के बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा द्वारा बोध गया से श्रीलंका में प्लांट किया गया था कलिंगा वार के बाद। 1931 में अनागारिक धर्मपाल ने इस टेम्पल का फाउंडेशन करने के बाद वो श्रीलंका से एक ब्रांच लेकर के आए और सारनाथ में लगाया। ये 90 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है और उसी की शाखा है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसलिए इसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। उसके नीचे 5 शिष्यों का एक मॉडल बना हुआ है। बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं। ये मॉडल म्यांमार गवर्नमेंट ने बनाया है। जस्ट इमेजिनेशन है कि इस तरीके से बुद्ध ने अपना उपदेश दिया होगा।
बट इनके नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए, जिनका नाम अस्सजी, वप्पा, भद्या, कौंडिन्य और महानामा था, जिनको बुद्ध ने अपना फर्स्ट प्रीचिंग किया। सामने जो गोल्डन कलर के राउंड देख रहे हैं, इसको धम्म चक्र या प्रेयर व्हील बोलते हैं। हर बुद्धिस्ट प्लेस पे आपको ये दिखाई देगा। इस पे पाली भाषा में तिब्बती मंत्र लिखे रहते हैं। जैसे हम लोग अपने धर्म में माला जाप करते हुए पूजा पाठ करते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट लोग इसको रोटेट करते हुए बौद्ध वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। बगल में एक घंटा है, ये घंटा अष्ट धातु का बना हुआ 2010 किलो का घंटा है। 2010 किलो का ये घंटा अष्ट धातु से बना हुआ है और ये जर्मनी से 2005 में आया हुआ। किसी जर्मन लेडी ने महाबोधि सोसाइटी को डोनेट किया। इस पर कई भाषाओं में तिब्बती मंत्र लिखे रहते हैं। दिन में 2 बार बजता है, मॉर्निंग को 4 o'clock, इवनिंग को 6:30, जब ये टेम्पल खुलता है और बंद होता है। और इसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया कवर करता है। यहाँ गाँव वालों के लिए एक अलार्म का काम करता है। ये पैगोडा डिजाइन है। आपको चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया हर जगह पे आपको इसी टाइप के घर टेम्पल देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्योर चंदन की लकड़ी का स्टैच्यू विद्यमान है और इसके अंदर जितने भी फर्नीचर हैं, मूर्तियां हैं, ऊपर झूमर लगा है जिसपे गोल्ड पॉलिश की गई है, सब चंदन की लकड़ी का बना है। ये इसकी खासियत है। अरे वाह, है ना, चंदन की लकड़ी। लाल चंदन है या सादा चंदन है? नागाड्यांचा आवाज येत असेल मित्रांनो। इकडे आता पूजा असेल किंवा त्यांचं स्मरण जप चालू आहे। जितनी भी सारी चीजें सब चंदन की लकड़ी का रखा है। आजू बाजू जो ड्रम है, जो जैपनीज ड्रम है, मॉर्निंग को 5 o'clock, इवनिंग को 5 o'clock एक बाउल को रिंग करके दोनों ड्रम साथ में बजाते हुए, सामने बोर्ड पे एक मंत्र लिखा हुआ है, नामो हो रिंगे क्यों, नामो रिंगे। इसी मंत्र का जाप सुबह शाम यहाँ पे होता है। ठीक है, फोटोग्राफी अलग है, फोटो वगैरह सब कुछ ले रहे हैं वहाँ बताने के लिए, क्योंकि शोर बता नहीं पाएंगे। आगे जाके वीडियो को
टोटल 60 फीट ये प्योर मार्बल का बना हुआ है। इसके चारों तरफ बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने जो मुद्रा देख रहे हैं धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, इसी मुद्रा में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाजू में योग मुद्रा, मानव मुद्रा, महापरिनिर्वाण मुद्रा है सर। आप मुझे साइड में देखेंगे अशोका मुद्रा, उसके ऊपर अशोक चक्र जो हमारे इंडिया का नेशनल एम्ब्लम से हमारे करेंसी में भी छपा होता है। 1904 में यहाँ खुदाई होती जो ये प्राप्त हुआ था। बाद में जो मेन ओरिजिनल जो है वो सारनाथ म्यूजियम में आज भी रखा गया है। ये उसकी रेप्लिका है। बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान द्वारा राष्ट्र चिन्ह के तौर पर सारनाथ से इसको अडॉप्ट किया गया था। ये सारनाथ एक ऐतिहासिक महत्व का भी क्षेत्र है। ये पूरा एक जो एरिया है अब ये होगा बस करिए। ये बनारसी साड़ी है, इसको बनारसी प्योर सिल्क की साड़ी बोलते हैं। अभी आपने जो सारनाथ में टेम्पल्स देखा है ना, हमें टेम्पल्स बनाया साड़ियों में। इसको बोलते हैं सारनाथ स्तूप और ये है सारनाथ टेम्पल्स। ये है सारनाथ। ऐसा पूरा हम लोग हैंडमेड से बनाया है। इसमें अपना कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ये हमारा बनाने का चार्ज हैंडलूम। ये हिंदी में इसको हथकरघा बोलते हैं। ये पुरानी पद्धति है हमारी बुनाई करने की जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के सहयोग से इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस तरीके के 9,500 हैंडलूम गांव में चल रहे हैं। देखो ये मशीन है, इसको बोलते हैं जकार्ड मशीन। ये होता है पंचकार्ड। इसमें जो छेद है यही साड़ी का डिजाइन होता है। इस प्लेट को बोलते हैं ताना। और ये ब्लैक कलर का है, तभी इसमें बॉबिन लगी हुई है, उसको बोलते हैं बाना। कबीरदास का ताना बाना आपने सुना होगा। बस इसी ताने बाने से इसकी बुनाई होती है। इसमें पैरों से दबाएंगे, इसमें लेयर खुलती है। बाने को उस साइड से इस साइड फेंकते हुए तेजी से इसको पुश करते हैं। ये पंचकार्ड ऊपर चलता चला जाता है और इस पे जो डिजाइन होती है इसकी, इस पे छपती चली जाती है। इसकी साड़ी बन चुकी है। अब ये नई साड़ी का प्रारंभ हो रहा है फिर से। अब धीरे धीरे ये सारी कटिंग्स बनेगी। इसी तरह गांव में बुनकर लोग सारे बनाते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं और बाहर से कोई भी चीज यहाँ अलाउड नहीं है। जो ये बनाते हैं वही दिखाया भी जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तर मित्रांनो, तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला प्लीज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि होईल तेवढे शेअर करा. बी ब्लेस्ड.